Good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. कोई ठीक है. Okay. So let us start. कुछ एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो वो मैं लास्ट में करूंगा. अभी पहले मैं थ्योरेटिकल जो लास्ट क्लास से था उससे कंटिन्यू करूंगा. दूसरी चीज की अभी केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे है? 3 बजे? जी सर. 3 बजे है ना? Yes. ओके ठीक है सर. ये 3:15 है. 3 PM जब भी क्लास होगी तो इसके बाद वो क्लास कर लेंगे. मुझे बस पहले बता देना कि हाँ क्लास स्टार्ट होने वाली है. Okay, let us continue. So in the last class we were discussing about work done by variable force, है ना? Work done by variable force. और इसमें हमने देखा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. और ये अगर इनिशियल पोजीशन x1 है और फाइनल पोजीशन x2 है तो इस तरह से एफ वाई डी वाई y2 y1 से लेके y2 तक और इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड z1 से लेके z2 तक. ये हमने देखा था. फिर हमने एक और देखा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, है ना? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये हमने देखा था. इसमें हमने देखा था कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना वर्क डन करता है तो k/2 इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर वेयर एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल आर चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन. ठीक है. अब इसी के ऊपर हमने कुछ एक क्वेश्चन किया था. हमने देखा था कि इलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो उस केस में जो वर्क डन होता है सेम इलोंगेशन से सेम कॉम्प्रेशन में जाने में कोई साइन का चेंज नहीं होता. वर्क डन सेम होता है ना? अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं इसी के ऊपर जो कि कुछ ऐसा है. लेट अस प्रैक्टिस वन क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. दीज आर टू रेल्स. रेल्स मतलब बेसिकली दो वायर से बनाया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पे है. दिस इज अ पॉइंट. लेट अस से ए. इस पॉइंट से एक स्प्रिंग अटैच्ड है इस तरह से और यहाँ पे ये एक रिंग है और ये रिंग इस पहले वाले वायर के बीच में है. इन दोनों जो रेल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर, है ना? और अभी एट दिस इंस्टेंट दिस इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री. दिस इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री. दिस इज द इनिशियल पोजीशन. यहाँ पे हमने लाके रखा हुआ है. इनिशियल पोजीशन. और जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसके बाद ये इस इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाता है. दिस इज द फाइनल पोजीशन. क्वेश्चन ये है कि जब ये इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा है तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज लेट्स से k. स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे k है. व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये क्वेश्चन है ना? तो अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना है? बेसिक हमें निकालना है कि इनिशियल इलोंगेशन क्या है. अच्छा यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना? तो अभी एट द इनिशियल पोजीशन दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन को अगर हम मैं B बोल दूं और इस पोजीशन को मैं C बोल दूं तो BC इज द लेंथ एट इनिशियल पोजीशन. तो इलोंगेशन कितना होगा? इलोंगेशन अगर निकालना हो इनिशियल इलोंगेशन विल बी लेंथ AB माइनस 3 मीटर. 3 मीटर जो नेचुरल लेंथ है उसको हम घटा देंगे अगर AB लेंथ से तो मुझे इनिशियल इलोंगेशन मिल जाएगा. और अगर मुझे फाइनल इलोंगेशन निकालना है तो मैं AC से
3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे फाइनल मिल जाएगा। ये अगर मैं देखूं कि व्हाट इज AC, AC इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स व्हिच इज 3, तो इसका मतलब ये जो फाइनल इलोंगेशन है दैट विल बिकम हाउ मच, 0, क्योंकि AC का वैल्यू कितना है, 3 है। जी सर। ओके ठीक है। Yes, तो sir. लेट अस टॉक अबाउट इनिशियल इलोंगेशन। इनिशियल इलोंगेशन के लिए मुझे AB का लेंथ निकालना पड़ेगा, बट इफ यू सी इन ट्रायंगल ABC, AB से ट्रायंगल में देखेंगे तो this AC is the base, this AC is the base and this AB is the hypotenuse। तो base by hypotenuse ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब cos 37 हम यूज कर सकते हैं। cos 37 is equal to base is AC divided by hypotenuse is AB। तो ये cos 37 sin 53 is 4 by 5 and AC is how much, AC is कितना है, AC 3. AC है 3, 3 by AB, AB मुझे निकालना है। तो मैं AB इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका अगर करूंगा तो निकल जाएगा Yes, AB sir. विल बी 15 by 4 सेंटीमीटर या मीटर, यहाँ मीटर में है तो मीटर में हो गया है। तो अब मैं निकाल सकता हूँ वर्क डन। वर्क डन विल बी नथिंग, वर्क डन विल बी सिंपली हाफ इंटू K into X final। What is X final? X final is, sorry, X initial पहले होता है। X initial is how much? AB minus 3। AB is 15 by 4 minus 3 which is 12 कर देंगे तो 3 by 4 आ जाएगा, जी है ना, सर। 4 या 12। तो X initial is 9 by 16 minus final is 0, 0 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9K by 32। इतना वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा, है ना। Yes, sir. दिक्कत बच्चों यहाँ पे? ओके, लेट अस मूव अहेड। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, पोजीशन डिपेंडेंट। क्या पोजीशन डिपेंडेंट? वर्क डन इज पोजीशन डिपेंडेंट। इफ द वर्क डन इज पोजीशन डिपेंडेंट that kind of force is called conservative force। work done by this force is position dependent, it is not part dependent। and जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसमें वर्क डन बाय दिस फोर्स is path dependent। पाथ डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट का क्या मतलब है हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे स्प्रिंग फोर्स है, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में, एग्जांपल के फॉर्म में अगर लेंगे कि स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय mg इज व्हाट, mgh, यही होता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। Yes, sir. जैसे अगर मान लेते हैं दिस इज वन हाइट एंड दिस इज अनदर हाइट, द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स इज h, है ना। तो अगर इस A पोजीशन से B पोजीशन पे मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास A पोजीशन से B पोजीशन जाने के बहुत सारे रास्ते पॉसिबिलिटी हैं। जैसे कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं सीधा ऊपर चला जाऊँ, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ा इस तरह से जाऊँ, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जाऊँ, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। मेरा ऐसे भी है कि मैं कोई इरेटिक पाथ पे चला जाऊँ और फाइनली B पोजीशन पे पहुंच जाऊँ, ये इरेटिक पोजीशन। तो इन ऑल द केसेस अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी सेम mgh बिकॉज द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल दीज पाथ्स आर सेम, Same. है ना। सेम चीज अगर स्प्रिंग फोर्स के साथ करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब हम करेंगे तो दिस हमने अभी देख रखा था हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल
का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर होता है। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट वर्क डन लिखा हुआ है, फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि पहले 5 सेंटीमीटर इलोंगेटेड कंप्रेस था, फिर 10 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया, या फिर पहले 5 सेंटीमीटर इलोंगेटेड है फिर 10 सेंटीमीटर इलोंगेटेड हो गया, या फिर पहले 5 सेंटीमीटर इलोंगेटेड है और फिर 10 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड हो गया। इन ऑल केसेस पोजीशंस में चेंज नहीं आ रहा, तो इस कारण से वर्क डन जो है वो सेम आएगा, है ना। कंप्रेशन एंड इलोंगेशन आर जस्ट रिलेटिव, कंप्रेशन और इलोंगेशन सिर्फ प्लस और माइनस साइन से डिफरेंस हो रहे हैं। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो वर्क डन जो होगा स्प्रिंग फोर्स के कारण भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों जो हैं ये कंजर्वेटिव तो है, ये तो हमें क्लियरली पता है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वर्क डन लिखते हैं माइनस के Q1 Q2 बाय आर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सारे जो होते हैं ये आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। लेकिन ठीक उसी का उल्टा, अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए चलते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन से मुझे इस हाइट पे आना है, तो अगर मेरा पाथ डायरेक्टली इस तरह का होगा तो मुझे अलग वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। अगर मेरा पाथ इस पोजीशन से अगर रैंडम डायरेक्शन में होते हुए सेम पोजीशन पे आएगा तो भी मेरा वर्क डन डिफरेंट होगा। अगर कोई इस तरह का पाथ होगा, रैंडम सा पाथ, ये तीसरा पाथ है, इसको 1 2 3 बोल देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है तो इसलिए जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो हमेशा पाथ डिपेंडेंट है। आप ऐसे भी देख लो कि अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक है, और इस पे मैं किसी चीज को लेके जा रहा हूँ, है ना, तो अगर मैंने कम डिस्टेंस चला, मैं किसी तरह से s डिस्टेंस चला, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा म्यू इंटू एम जी के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट s होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट s। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा आपका वर्क डन होगा। आप जितने लंबे पाथ को लेके जाओगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पाथ के लेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना। तो जितने भी डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, डिसिपेटिव फोर्स उसको बोलते हैं जो कि सिस्टम से एनर्जी निकाल ले। फ्रिक्शन उस तरह का एनर्जी है। आप एक ब्लॉक को किसी सरफेस पे किसी वेलोसिटी से फेंक देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। वो रुक इसलिए जाता है क्योंकि फ्रिक्शन ने उसकी एनर्जी को डिसिपेट कर दिया, लॉस, हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस कारण से दिस इज अ डिसिपेटिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, विस्कस फोर्स, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ये सिस्टम से एनर्जी निकालने का काम करते हैं, और वो उस एनर्जी का लॉस जो होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है ना। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। और इन सारे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, डिसिपेटिव फोर्स, डिसिपेट करना एनर्जी, डिसिपेटिव फोर्स। जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो सब डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। तो और इसमें डिफरेंसेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मान लो किसी साइकिल में घूमा, अगर एक साइकिल में घूमा तो जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था वो वापस उसी पोजीशन पे आ गया, है ना। क्योंकि वो उसी पोजीशन पे आ गया तो क्या पोजीशन में चेंज हुआ, देयर वाज नो चेंज इन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो वर्क डन विल बी हाउ मच, जीरो। वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। जैसे कि ग्रेविटी में अगर एक चीज को आप यहाँ से ब्लॉक को ऊपर उठाते हैं किसी भी रास्ते से और वापस फिर इसी जगह पे ले आते हैं तो वर्क डन कितना होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही वापस एम जी एच एच जीरो हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन इज जीरो, है ना। तो साइक्लिक पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो होता है। लेकिन अगर साइक्लिक पाथ अगर हम किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करेंगे, ए से स्टार्ट किया लेकिन ए पे वापस भी आ गए, लेकिन इस पाथ में वर्क डन इन द साइकिल इज नॉट जीरो।
इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव वर्क डन होगा, है ना। पाथ डिपेंडिंग है, हाँ पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए पाथ अगर चेंज, पाथ का लेंथ है तो पाथ लेंथ इनटू दैट फोर्स जनरली होता है, बट मेन पॉइंट ये है कि इट विल नॉट बी 0, है ना। तीसरी चीज ये होती है, नेक्स्ट चीज ये होती है कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते हैं। अब एक बात देखते हैं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, लेकिन कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन जो है दैट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है ना। जी सर। एक मिनट बच्चे, ओके ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, तो कैसे डिफाइंड है ये भी जानना जरूरी है ना। तो इसमें डिफिनेशन ऐसे है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल U, है ना। तो F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल U बाय डेल R, du बाय डेल R, du बाय dr या डेल U बाय डेल R, ये कंजर्वेटिव फोर्स के में पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया पोजीशन के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा पोजीशन पे, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, ये तो डिपेंड ही नहीं करता, और नहीं डिपेंड करता इसलिए हम डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए ठीक। तो ये मेन चीजें थी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अभी कुछ और स्पेशल फोर्सेस के कारण वर्क डन देखते हैं, जैसे कि वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, है ना। मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करता हूँ। Work done by constant tangential force. मतलब ये हुआ कि कोई भी पाथ है, मान लीजिए आप इस तरह से कोई पाथ है और इस पाथ का लेंथ है s, टोटल लेंथ है s, और इस पाथ पे हर टाइम एक फोर्स लग रहा है f मैग्नीट्यूड का, लेकिन हर समय पाथ के टेंजेंट खेलोगे, हर समय पाथ के टेंजेंट खेलोगे। जिस तरफ पाथ चेंज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस तरह से चेंज करता जा रहा है। हर समय ये पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग ये फोर्स लग रहा है एवरी टाइम थ्रू आउट द पाथ। अगर मुझे वर्क डन निकालना पड़े, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, है ना, तो मैं क्या करूंगा, एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर करूंगा, है ना, यही करूंगा। तो जब मैं ये कर रहा हूँ, मान लीजिए अब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्स है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, 0, क्योंकि दोनों टेंजेंटली है, टेंजेंट के लॉन्ग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसी के डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है। ds वेक्टर और f वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल 0 है। इसका मतलब मैं लिखूंगा f इंटू ds इंटू कॉस इंटू 0, है ना, ठीक है। अच्छा, क्या f का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट था, हमेशा तो f ही फोर्स लग रहा था, तो क्योंकि f एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और टेंजेंट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसलिए मैं ds का इंटीग्रेशन कर दूंगा, और ds का इंटीग्रेशन 0 से लेकर s तक करूंगा, तो सिंपली f इंटू पाथ लेंथ, फोर्स इंटू पाथ लेंथ, यही इसका आंसर आ जाएगा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म है कांस्टेंट मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दूसरा है टेंजेंशियल मतलब फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर टेंजेंशियल होगा तो वर्क डन विल बी ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं और क्वेश्चन करता हूँ इसी का, कि सपोज कर लो आप एक बॉब मैंने लगाया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इससे एक बॉब लगाया और
इस बॉब को मुझे इस पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके जाना है, और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ F, और टेंजेंशियल भी लगा रहा हूँ। जब भी जहाँ पे भी होगा हमेशा टेंजेंट लगाऊंगा। अगर मैं ऐसा फोर्स F लगा रहा हूँ और पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन मूविंग द बॉब फ्रॉम A to B, तो मैं क्या करूंगा? वर्क डन बाय F इन मूविंग फ्रॉम A to B इज हाउ मच? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F है। अगर इसका लेंथ L है तो ये पाथ लेंथ कितना होगा? पाथ लेंथ होगा 1/4 ऑफ द सर्कल। 1/4 मतलब 2πl डिवाइडेड बाय 4। 2πl डिवाइडेड बाय 4 मतलब 2πr पूरा सर्कमफेरेंस होता है, उसका 1/4 जो होगा वही 1/4 का लेंथ होगा। तो ये आपका आंसर फाइनली हो जाएगा f/l/2। ऐसा हो जाएगा, है? ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं इसी फॉर्म में, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ कि इसी तरह से एक मिनट, डन सर। ओके ठीक है। अगर इसी तरह से मैंने एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक बॉब को लगाया हुआ है और मैं फिर वापस इस लेंथ पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये बता रहा हूँ। फोर्स डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। फोर्स जैसे अगर इस ए पोजीशन पे होगा और ये फाइनली बी पोजीशन पे है, तो ए पोजीशन पे इस तरफ है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे आया तो इस तरफ है। आप ये देखो कि इसका डायरेक्शन हमेशा ए बी के लेंथ के लॉन्ग है, जब भी होगा तो ए बी के लॉन्ग क्यों? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज एफ ओनली, मैग्नीट्यूड इज एफ ओनली बट द डायरेक्शन इज अलोंग ए बी। इसका लेंथ एल है। अगर इस केस में वर्क डन बाय एफ पूछा जाएगा फ्रॉम ए टू बी, व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर विल बी फोर्स लगा एफ, लेकिन इतने डिस्प्लेसमेंट कितना कराया? व्हाट इज दिस लेंथ? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ √2l। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगा क्योंकि, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में √2l का हुआ, तो वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स इज F into √2l। क्लियर बच्चों? यस सर। ओके। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं, हम लोग वर्क के बारे में समझ चुके हैं कि हाँ हम काम करेंगे तो कुछ होगा, क्या होगा वो बात की बात है। वर्क, एनर्जी एंड पावर इस टॉपिक का टाइटल है। तो हमने वर्क के बारे में ऑलमोस्ट समझ लिया कि वर्क अगर कांस्टेंट, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स अगर वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, सब के कारण हमने वर्क डन निकाल लिया। मतलब वर्क के बारे में अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि वर्क किससे कहते हैं, कभी भी किसी फोर्स के कारण वर्क डन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, है ना, एनर्जी की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे खास थ्योरम की जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी आपने 7th क्लास की किताब से अगर स्टार्ट किया होगा एनर्जी पढ़ना, तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, यही बोला Yes, होगा, sir. कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर एक इंसान है उसके पास वो बहुत एनर्जेटिक है, मतलब उसको बहुत काम करने की क्षमता है, बहुत नाच गा रहा है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा काम करने की क्षमता है, ये बोला जा रहा है। वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। लेकिन एनर्जी के कुछ मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी, वो अलग अलग फॉर्म है। एक टाइम हुआ करता था जिस समय एनर्जी को और वर्क को अलग अलग माना जाता था। मतलब वर्क और एनर्जी जैसे आज हम लोग डायमेंशनली सेम कर पाते हैं, एक टाइम पे ये दोनों चीजें अलग मानी जाती थी कि हीट जो एनर्जी है वो एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं वो अलग फॉर्म ऑफ वर्क डन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन फिर ऐसा आया जिसमें हम लोग ने वर्क को एनर्जी के बराबर किया, इनफैक्ट मास को भी एनर्जी के बराबर कर दिया। एक Yes, ऐसा sir. टाइम आज आ चुका है ना। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम पढ़ते हैं आइंस्टीन के इक्वेशन में। तो Yes, sir. एनर्जी Correct. आज के टाइम पे भले ही हमने वर्क से रिलेट कर दिया और मास से रिलेट कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था जिसमें वर्क और एनर्जी सेम नहीं माने जाते थे। तो लेकिन अब क्या है, एनर्जी को अगर कहीं एनर्जी है तो वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, और कहीं अगर वर्क हो रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक
ब्लॉक पे, सपोज सिंपली सोचें अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब इस पे वर्क डन, ये फोर्स जो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, इस पे वर्क डन कर रहा है। अगर ये वर्क डन हो रहा हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्यों? क्योंकि फोर्स था इसलिए एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ इसलिए वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ इसलिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। यानी कि हमने फोर्स से जो वर्क किया था वो उसने क्या किया, उसने एनर्जी को चेंज कर दिया। तो अब यहाँ से हम सोच सकते हैं कि हाँ, वर्क और एनर्जी में भी कुछ रिलेशन है, कि अगर फोर्स ने वर्क किया होगा तो फिर फोर्स ने बेसिकली एनर्जी को चेंज किया होगा। तो दिस इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कि वर्क और वर्क अगर कहीं एनर्जी, ये तो कहा कि वर्क से एनर्जी में चेंज आया, एनर्जी से अगर वर्क हो जाए मतलब क्या, जैसे स्टीम इंजन कैसे काम करता है, अगर हम किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके जो ऊपर कवर होता है वो कवर ऊपर उठने लगता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हीट एनर्जी से मैकेनिकल मोशन करवाया, तो दैट इज कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू वर्क डन, है ना। ठीक है, तो एनर्जी के मेनली जो हमें जो पढ़ने हैं, वैसे तो एनर्जी के बहुत फॉर्म होते हैं, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बहुत तरह की फॉर्म्स हैं। लेकिन हमें एनर्जी का अभी दो फॉर्म पढ़ना है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी में भी हमें दो पढ़ना है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पे दो ही पढ़ने हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी में आता है और हमें इन्हीं दोनों को स्टडी करना है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी एसोसिएटेड विथ द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, ये बेटर रहेगा। और इसके बाद एक थोड़ी सी क्लास और कर लेंगे जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम तक कंप्लीट करके आज हम क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड with the body because of its motion. Energy associated with the body because of its motion is called kinetic energy. For example, कि मतलब ये हुआ कि मोशन होगा, मोशन का मतलब वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। अगर एक मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मास m पार्टिकल की। तो हम इसको देखते कैसे, जैसे सपोज कर लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है ना, आगे v स्पीड से, इसमें दो बंदे बैठे हुए हैं a और b, यहाँ a है और यहाँ b है, और यहाँ पे ग्राउंड पे एक तीसरा बंदा है c को लगेगा कि a and b are moving, so that is why c will feel that a and b have kinetic energy, है ना। c को क्या लगेगा कि a और b के पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या b को लगेगा a के पास काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, बिकॉज बी के रिस्पेक्ट में ए का तो मोशन हो नहीं रहा। अगर मोशन नहीं हो रहा तो क्योंकि यहाँ पे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन हो ही नहीं रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई एसोसिएटेड एनर्जी होगी नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं, अगर मोशन नहीं होना है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होना है। अच्छा, मैं काइनेटिक एनर्जी आपको फील कराता हूँ, ठीक है। कभी थप्पड़ खाया है ना, तो क्या होता है बेसिकली, दैट इज कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू सम अदर फॉर्म, सेंसेबल फॉर्म। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि ये मैं जनरली ये एग्जांपल यूज करता हूँ कि सपोज एक दोस्त है आपका, और इस एनर्जी को हम फील करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को। वो यहाँ पे जा रहा है साइकिल से, और आप ग्राउंड पे खड़े हो, साइकिल स्लो स्पीड से चल रही है, और उसने आपको टच किया, हिट किया, तो उससे आपको कम चोट लगेगी। लेकिन अब साइकिल बहुत तेज स्पीड में चल रही है, अब फिर से उसने हिट किया, तो जब सेकेंड टाइम में वो हिट करेगा, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा जोर से हिट करेगा। अगर ऐसा करो आप
कि ये भी साइकिल से जा रहा है और आप भी साइकिल से जा रहे हो, ठीक है। अब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो वो हिट करेगा तो उसकी हिटिंग आपको फील नहीं होगी, क्योंकि अभी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तो, है ना। लेकिन अगर दोनों की रिलेटिव मोशन में आप ऐसा करो कि आप दूसरे साइड से आओ और वो दूसरे साइड से आए और दोनों हिट करो एक दूसरे को, तो ज्यादा, तो बेसिकली ये जो आपको फील हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ बोथ द बॉडीज, है ना। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब दूसरी तरह की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन, हाइट नहीं, पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये कभी बॉडी का नहीं होता है। इट इज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम because of position or because of configuration. Yes, sir. और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आपने कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें बोट चेयर कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा। बोट फॉर्म, बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन का ना बोट फॉर्म होता है। कैसे बोट फॉर्म होता है? ऐसे बोट फॉर्म होता है। दिस इज व्हाट बोट फॉर्म लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट चेयर फॉर्म लुक्स लाइक। अभी थोड़ी देर में क्लास ओवर होने वाली है, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। Yes, sir. Crown form. Yes, sir. हाँ, Crown shape. तो ये क्राउन फॉर्म बोल सकते हैं या फिर इसको बोट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं और कुछ इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते हैं, ऐसा ना। तो बेसिकली ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज इनके जो रिलेटिव कार्बन के पोजीशंस हैं ये डिफरेंट है। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने एक चीज और देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड ओनली फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, है ना। Yes, sir. कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो पोजीशन डिपेंडेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखिए, अगर ये अर्थ है, अगर हम इसके h1 हाइट पे अगर मास को रखते हैं तो अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे मास रखेंगे तो अलग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। ठीक उसी तरह अगर स्प्रिंग में अगर हमने कम कंप्रेशन रखा हुआ है तो अलग पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड हो जाएगी, और अगर इलोंगेशन ज्यादा कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जैसे दो चार्ज के बीच में एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस प्लस, दूसरा भी प्लस Q2 चार्ज है, इनके बीच में सेपरेशन अगर R है तो इसके बीच की पोटेंशियल हो जाती है K Q1 Q2 बाय R, है ना। और अगर R बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की जो एनर्जी है, जैसे यहाँ पे है, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, बोलिए सर। अब फिर हम कन्फिग्रेशन को बोल सकते हैं ना सर, ड्यू टू शेप साइज।